हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 16 अगस्त का फर्स्ट एडिटोरियल। टाइटल आपको दिया है मीटिंग इंडियाज एस्पिरेशंस। इस एडिटोरियल में बात की गई है प्रधानमंत्री जी के भाषण को लेकर, जो 15 अगस्त पे इनका स्पीच रहा। इसमें इन्होंने किस बात पर जोर दिया, लेखक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए थी जो प्रधानमंत्री जी को अपने भाषण में शामिल की जानी चाहिए थी, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो एक साथ हम सीखेंगे ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन और करंट का जो मुद्दा है उसको भी हम डिस्कस कर ही रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मीटिंग इंडियाज एस्पिरेशन। देखिए, मीट का मतलब एक तो होता है मिलना, ठीक है। यहाँ पे मीट का मतलब है पूरा करना, तो मीट का मतलब पूरा करना भी होता है, मिलना भी होता है। यहाँ पे इसका मतलब है पूरा करना। इंडियाज एस्पिरेशंस, एस्पिरेशन का मतलब होता है इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं। तो आप एस्पिरेशन के लिए सिनोनिम नोट कर लीजिए। आप डिजायर लिख सकते हो, ठीक है। आप इसके लिए और क्या कर सकते हो, आप इसके लिए हैंकरिंग लिख सकते हो। तो हैंकरिंग और डिजायर दोनों ही इसके सिनोनिम्स होंगे एस्पिरेशन के। एस्पिरेशन का मतलब हैंकरिंग भी होता है, एस्पिरेशन का मतलब डिजायर भी होता है ना, इच्छा को बोलते हैं। तो भारत की जो इच्छाएं हैं, भारत की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करना। ये जो ऊपर कोमा लगता है ये अपोस्ट्रोफे होता है, और अपोस्ट्रोफे जहां कहीं भी लगेगा वो शब्द नाउन कहलाता है, और अपोस्ट्रोफे के बाद जो शब्द जुड़ता है वो भी नाउन कहलाता है। तो इंडिया भी नाउन हुआ, एस्पिरेशंस भी नाउन हुआ। तो भारत की इच्छाएं पूरी करना, ये इसका टाइटल का मतलब है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो अंडरलाइंड पार्ट दिख रहा है आपको, येलो कलर में दिख रहा है, ये सब्जेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी राइटली डिस्क्राइब्ड इंडिपेंडेंट इंडिया 75 ईयर जर्नी एज वन ऑफ ups and downs in his 9th speech from the stately Red Fort on Monday। एक नया वर्ड यहां पे है स्टेटली, इसको नोट कर लें। स्टेटली शब्द, सबसे पहली बात तो मैं इसको बता दूं कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। जनरली ध्यान रखिएगा, जिन वर्ड्स के एंड में हम ly देखते हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो शब्द एडवर्ब होगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। जैसे कि इस बार ऐसा नहीं है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद जो शब्द दे रखा है आपको वो क्या है, एक नाम है। और नाम किसी का भी हो वो क्या होता है, नाउन। आपका नाम, मेरा नाम, उसका नाम, इसका नाम, किसी का भी नाम क्या कहलाता है, नाउन। तो स्टेटली यहाँ पे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। होता क्या है स्टेटली? स्टेटली का मतलब होता है मैजेस्टिक, या फिर आप कह सकते हैं क्या, ऑगस्ट। ये है स्टेटली के मतलब, भव्य, शानदार, अद्भुत, है ना, ये मतलब होंगे। तो ये तो मतलब नोट कर लीजिएगा इसका। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राइटली मतलब बहुत सही तरीके से डिस्क्राइब किया इंडिपेंडेंट इंडिया 75 ईयर जर्नी, आजाद भारत की 75 वर्ष की यात्रा, एज इस रूप में डिस्क्राइब किया। किस रूप में? वन ऑफ अप्स एंड डाउन्स, कि ये जो उतार चढ़ाव रहे हैं उनमें से एक है। इन हिज 9th स्पीच, अपने 9वें भाषण में, फ्रॉम द स्टेटली रेड फोर्ट, भव्य लाल किले से, ऑन मंडे को। समझ में आ गया होगा ट्रांसलेशन। तो इसका क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सही तरीके से वर्णन किया भारत की 75 वर्षों की यात्रा का। अप्स एंड डाउन्स में से एक में, मतलब 9 स्पीच इनके रहे हैं, 9 बार उन्होंने भाषण दिए, 9 साल से प्रधानमंत्री ये हैं, ठीक है। उनमें से काफ़ी बार अप्स एंड डाउन्स रहे इनके करियर में, उनमें से एक इन्होंने कहा कि ये वाला है। और ये भाषण उन्होंने कहाँ से दिया, रेड फोर्ट से। ऑब्वियसली प्रधानमंत्री जी लाल किले से भाषण देते हैं 15 अगस्त को, और मंडे को। कुछ चीज़ें काम की है वो नोट डाउन करिएगा। एक तो ये काम का है कि प्राइम मिनिस्टर से पहले हमें कोई आर्टिकल नहीं दे रखा। वैसे प्राइम मिनिस्टर से पहले द लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये वन टाइम वन पोस्ट है, एक समय पर सृजित होने वाला एक ही पद है, द लगता है। लेकिन नहीं लग रखा क्योंकि इसके बाद में नाम दे रखा है उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति इस पद पर इनकम्बेंट है, जो व्यक्ति इस पद पर बना हुआ है, ठीक है। तो जो व्यक्ति किसी पोस्ट को बेयर कर रहा है उसका नाम दे रखा हो तो फिर उस पोस्ट से पहले द मत लगाना। नरेंद्र मोदी यहाँ पे नहीं होता तो द प्राइम मिनिस्टर होता, एक बात। दूसरी बात, ये जो वन ऑफ दे रखा है ना, वन ऑफ, कई बार आपको यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव मिलता है, वन ऑफ माई, वन ऑफ हिज, वन ऑफ हर, है ना, ऐसे करके।
या फिर आपको मिलता है वन ऑफ करके और द लगा हुआ मिलता है, ठीक है। यहाँ खैर कुछ नहीं लगा रखा, फ़र्क नहीं पड़तेगा उसके, लेकिन फ़र्क ये है कि वन ऑफ के बाद में नाउन जो है वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो अप्स एंड डाउन्स, यहाँ अप एंड डाउन नहीं हो सकता, अप्स एंड डाउन्स ही होगा, प्लूरल ही आएगा। एक काम की बात यह है कि जब आप किसी पर्टिकुलर डे की बात करते हो, पर्टिकुलर डे का मतलब किसी एक दिन की चर्चा कर रहे हो और उसी दिन की चर्चा कर रहे हो, आप आगे पीछे उससे कोई मतलब नहीं है, तो हम ऑन लगाते हैं, तो मंडे से पहले ऑन लग रहा है। तो ये कुछ खास चीज़ें थी, ये ध्यान रखनी है। आगे बढ़िए। प्रेजिंग दोज हु फॉट फॉर इंडियाज फ्रीडम, उनकी प्रशंसा करते हुए जिन्होंने लड़ाई लड़ी भारत की आज़ादी के लिए। द प्राइम मिनिस्टर पॉइंटेड, प्रधानमंत्री जी ने इशारा किया किस तरफ, कंट्रीज अचीवमेंट्स, देश की उपलब्धियों की ओर। इवन एज का मतलब होता है दो सिमल्टेनियस एक्शंस जो हों, दो साथ साथ में जो काम होते हैं ना, उनको डिनोट करने के लिए इवन एज लगता है। साथ में उन्होंने ही एक्नॉलेज्ड, स्वीकार किया, द चैलेंजेस, उन चुनौतियों को, चुनौतियां क्या हैं, फुलफिलिंग, पूरा करने की, द प्रेसिंग नीड्स। प्रेसिंग का लिख लीजिएगा मतलब, प्रेसिंग का मतलब होता है अर्जेंट, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, सीरियस। ये होता है क्या, प्रेसिंग। नीड्स मतलब आवश्यकताएं, किसकी, एवर एस्पिरेशनल सोसाइटी। एवर का मतलब हमेशा से, एस्पिरेशनल का मतलब हो गया, एस्पिरेशन तो हो गया नाउन, एस्पिरेशनल हो गया एडजेक्टिव, महत्वाकांक्षी, सोसाइटी, समाज। टगिंग एट द सीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। टग का मतलब अचानक से खींचना होता है, जैसे पतंग फंस जाती है, पतंग उड़ाते हैं, पतंग मान लीजिए किसी पेड़ में उलझ गई, किसी तार में उलझ गई उसका डोर, तो आप एक झटका सा मारते हैं ताकि वो निकल जाए वहाँ से, उसको बोलते हैं टग करना। सीम का मतलब जोड़ होता है, दो कपड़े हैं उनको जोड़ने के आप सिलाई करते हैं, तो जो जोड़ है वो सिलाई है, उसको क्या बोलते हैं, सीम। आप जब एक गेंद देखते हैं क्रिकेट में तो उसके ऊपर भी आपको धागे नज़र आएंगे ऊपर, है ना, उसको सीम बोलते हैं। अब इसका मतलब ये है, टग एट द सीम्स ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा उनकी गवर्नमेंट को प्रयास करना पड़ेगा, काफ़ी डिमांड्स उसकी मतलब डिमांडिंग लोग हैं, बहुत सारी डिमांड्स होंगी गवर्नमेंट से, बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, बहुत संकट झेलने पड़ेंगे, ये सब इसका मतलब है। यहाँ पे एग्जैक्ट निकालोगे मतलब तो निकलेगा नहीं, ठीक है। एक बार फिर समझिए, प्रेजिंग, प्रशंसा करते हुए। सब ये जो आईएनजी फॉर्म लगती है किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में, तो दो इसके नाम हो सकते हैं, लिख लीजिएगा इस बात को। अगर किसी सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट दे रखा है तो दो हो सकती हैं चीज़ें, या तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकता है या फिर वो जेरेंट हो सकता है, ठीक है। क्या तो हो सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर जेरेंट। जेरेंट तभी होगा जब ये सब्जेक्ट बनेगा सेंटेंस के स्टार्ट में। सब्जेक्ट ये है नहीं, फिलहाल के लिए ऐसे समझ लो कि मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया, मैंने इसको येलो कलर नहीं दिया, तो इसका मतलब ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सब्जेक्ट नहीं है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ऐसा करते हुए। एक बात ये ध्यान रखना कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये दोनों एक साथ आएंगे, हु और दोज हु। अब हु से पहले कभी दे मत लगाना, हु से पहले कभी दैम मत लगाना, दोज हु ही हो सकता है। तो उनकी प्रशंसा करते हुए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, किसके लिए लड़ी, हालांकि फाइट के साथ में अगेंस्ट लगाते हैं। अब रटने में ये प्रॉब्लम है, व्हेनेवर वी ट्राई टू मग अप थिंग्स, तो हम क्या करेंगे कि इसके साथ में अगेंस्ट याद रहेगा, लेकिन ये फॉर क्यों लग रहा है, क्योंकि आप लड़ रहे हैं किसी के लिए, किसी की ओर से लड़ रहे हैं, किसी के लिए लड़ रहे हैं, तो उसके लिए फिर फॉर लगेगा। किसी के खिलाफ लड़ोगे तो अगेंस्ट लगेगा। तो उनकी प्रशंसा करते हुए जिन्होंने लड़ाई लड़ी किसके लिए, भारत की आज़ादी के लिए, भारत की फ्रीडम के लिए। मैंने कहा था प्राइम मिनिस्टर से पहले द नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि नाम है। ये देखो नाम हटाते ही द लगाना पड़ गया। एक पॉइंट के साथ में टू लगेगा, ये ध्यान रखना है, इशारा करना। तो प्रधानमंत्री ने इशारा किया देश की उपलब्धियों के बारे में। इवन एज का मतलब होता है वाइल, ठीक है, साथ साथ में। इन्होंने स्वीकार किया कि चैलेंजेस भी हैं, कुछ अर्जेंट आवश्यकताएं हैं, कुछ अत्यावश्यक जरूरी चीज़ें हैं, उनको पूरा करना है। किसकी, एवर एस्पिरेशनल सोसाइटी की, एक ऐसे समाज की जो हमेशा से महत्वाकांक्षी समाज रहा है, बहुत सी इच्छाएं रही हैं। टगिंग एट द सीम्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो इन्होंने कहा कि चैलेंजेस हैं साहब, सरकार मुश्किलों में भी हो सकती है, सरकार को बहुत संकटों का सामना करना पड़ सकता है, बहुत सारे डिमांड सरकार से रहेंगी, लेकिन हमें पूरा करना है, ये इन्होंने स्वीकारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेशनल प्राइड एंड सेल्फ एस्टीम वर डोमिनेंट थीम्स। नेशनल प्राइड क्या हो गया, राष्ट्रीय गर्व। अपने आप से भी कुछ ट्रांसलेशन अपने मन में चलना चाहिए आपका, है ना। अगर आप
इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो जैसा मैं बता रहा हूँ उसको उससे पहले टेलीग्राम चैनल पर आप जाएंगे, आशीष क्लासेस के नाम से चैनल है, उस पर इसका PDF सुबह प्रोवाइड हो जाएगा, है ना, प्रोवाइड हो जाता है सुबह सुबह। उसको देखा करो, खुद से ट्रांसलेशन की कोशिश किया करो, जैसा जितना जो कुछ भी बन पाए वो कोशिश करें। उसके बाद ये सेशन देखोगे, फिर मैच करो, आपने क्या सोचा, मैंने क्या बताया, मैच कर रहा है क्या, इतना सा काम करना है, हो जाएगा। तो नेशनल प्राइड राष्ट्रीय गर्व, एंड सेल्फ एस्टीम, सेल्फ का मतलब खुद का, एस्टीम का मतलब सम्मान, तो राष्ट्रीय गर्व और खुद का सम्मान। वर डोमिनेंट थीम्स, ये क्या थे, ये प्रभावी थीम्स थी। कोई जैसे मैं अगर मान लो कोई स्पीच दे रहा हूँ, उसकी थीम क्या है, मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या टॉपिक है, वो थीम है आपकी, ठीक है। डोमिनेंट का मतलब प्रभावी होता है, तो ये वर इसलिए लग गया क्योंकि दो चीज़ें होगी, एक नेशनल प्राइड हो गया, एक सेल्फ एस्टीम हो गया। तो नेशनल प्राइड और सेल्फ एस्टीम जो है वो डोमिनेंट थीम्स थी किसकी, एज ही अर्ज्ड, जब उन्होंने अर्ज किया देश से। अर्ज करना का मतलब ये है कि आप किसी से आह्वान कर रहे हो, किसी से एक कह रहे हो कि ये काम कर दो, उसके लिए अर्ज यूज करते हैं। जब उन्होंने अर्ज किया देश से, क्या, रिड इटसेल्फ, कि देश अपने आप को छुटकारा दिलाए। रिड का मतलब होता है गेट रिड ऑफ, एक फ्रेज सुनी होगी आपने, गेट रिड ऑफ, इसका मतलब होता छुटकारा पाना, डिस्पोज ऑफ, छुटकारा पाना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देश से आह्वान किया, इन्होंने देश से निवेदन किया, कहा कि भाई आप छुटकारा पाइए, किससे, नीड, उस ज़रूरत से, टू लुक फॉर अप्रूवल फ्रॉम अब्रोड। अब्रोड का मतलब विदेश होता है, अब्रोड का मतलब दूसरे देश हो गए। तो दूसरे देशों से आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, आपको उनसे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि दूसरे देश कहते हैं कि आप गलत कर रहे हैं और हम उनकी सुनकर अपने जीवन को अलग दिशा में लेकर जाएं, ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर झांकें, अपना मूल्यांकन खुद करें, खुद आप कुछ कर सकते हैं, दूसरों से ऐसा सुनने की, सलाह लेने की, सजेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नेशनल प्राइड एंड सेल्फ एस्टीम की वह वर है, ये डोमिनेंट थीम्स थी जब उन्होंने, ही यहाँ प्रोनाउन है, मोदी जी के लिए आ रहा है, इन्होंने अर्ज किया देश से कि रिड इटसेल्फ, इटसेल्फ देश के लिए है कि अपने आप को छुटकारा दिलाए। किससे छुटकारा दिलाना है, उस आवश्यकता से। आवश्यकता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं लुक फॉर करने की, तलाशने की अप्रूवल को, कि अब्रोड से अप्रूवल मिलेगा तो हम सही कह रहे हैं, और विदेशी सर्टिफिकेट नहीं मिला कि तुमने सही किया तो हम मान लेते हैं हमने गलत किया है, इसकी ज़रूरत नहीं है। आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट हाउ लॉन्ग इंडिया कुड गो ऑन लिविंग ऑन सर्टिफिकेट्स। देखो, आस्किंग, पूछते हुए, अभी क्या बताया कि जब कोई आईएनजी फॉर्म आपको सेंटेंस के स्टार्ट में दे रखी है, इसका मतलब या तो वो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, या फिर क्या है, वो जेरेंड है। मैंने ये कहा कि जब वो सब्जेक्ट होगा तो जेरेंड होगा, चूंकि सब्जेक्ट तो नहीं है यहाँ पे, इसलिए क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पूछते हुए, आस्किंग द क्वेश्चन, प्रश्न पूछते हुए, किस बारे में, कि कितने लंबे समय तक भारत कंटिन्यू कर सकता है लिव ऑन। लिव ऑन का मतलब किसी के बेसिस पर जीना कह सकते हो, है ना, किसी के आधार पर, किसी पर बेस्ड होना कह सकते हो, या लिव ऑन का मतलब लगातार सर्वाइव करना, लगातार एग्जिस्ट करना। कब तक भारत उन सर्टिफिकेट्स पर आधारित रहेगा, फ्रॉम अब्रोड, विदेशों पर, विदेशों का सर्टिफिकेट, दूसरे देशों का सर्टिफिकेट। तो ये प्रश्न पूछते हुए कि भारत कब तक विदेश, मतलब दूसरे देशों सर्टिफिकेट लेगा। द प्राइम मिनिस्टर वंडर्ड, प्राइम मिनिस्टर ने वंडर किया, वंडर किया मतलब सोचा, एक क्वेश्चन मार्क रेज कर दिया कि वाई इंडिया कुड नॉट डेवलप इट्स ओन मार्कर्स, कि भारत अपने मार्कर्स, मार्कर मतलब चिन्हित करने वाले, खुद के मार्कर रखो ना, खुद का सेल्फ एनालिसिस रखो कि आप कहाँ सही है, कहाँ गलत है, दूसरों से पूछने की ज़रूरत कहाँ है। आप अपना टेस्ट लें, सेल्फ एनालिसिस करें, सेल्फ असेसमेंट करें, और आप खुद देखें कि हाँ, ये सेक्शन मेरा कमज़ोर है, ये सेक्शन मेरा स्ट्रॉन्ग है, इस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कहाँ आपको किसी सलाह लेने की ज़रूरत है। कोई पूछोगे आप कि वो कैब मेरी गड़बड़ है, मैं कैसे करूँ, कोई दूसरा कहेगा भाई ऐसे कर, तभी आप मानोगे, ऐसा नहीं। तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, तो इस चीज़ को ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप। आगे देखिए, दो मिस्टर मोदी प्रोवाइडेड नो कॉन्टेक्स्ट टू दीज रिमार्क्स। अब दो क्या काम करता है, इसको दो पढ़ना है ना, कई बच्चे इसको थो पढ़ लेंगे, दो पढ़ना है, थो नहीं होता। दो ऑल्दो, ये दोनों ही क्या है, दो और ऑल्दो बताते हैं आपको कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बताते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, विरोधाभास। दो सेंटेंसेज दोनों एक दूसरे से ऐसे आए,
है ना, ये कहे ऐसे, ये कहे ऐसे, एक दूसरे के विपरीत। ऐसा नहीं कि दिशा दोनों की सेम हो, अगर सेम होगी तो दो या उल दो नहीं लगेगा, विपरीत दिशा होगी तो क्या लगेगा, दो या उल दो। इसके साथ में आपको याद रखना है कि दो कंजंक्शंस पुट कर सकते हैं, या तो यट या कॉमा। ये दो कंजंक्शन पुट कर सकते हैं, यहाँ कॉमा लगा रखा है इसने, ये देखो। तो कह रहे यद्यपि मोदी जी ने प्रोवाइड किया, कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं प्रोवाइड किया, कोई संदर्भ नहीं बताया अपने इन टिप्पणियों का, कि भाई आप कोई बात बोलते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई कारण रहा होगा, कुछ ना कुछ दुखती रग हो रही होगी आपकी। मोदी जी ने बताया नहीं कि साहब मेरा दुखती रग क्या है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। फिर भी हिज कमेंट्स कुड इंडिकेट, उनके जो टिप्पणियाँ थी, कुड संभावना बता रहा है, वो इंडिकेट कर सकती है हिज अनहैप्पीनेस, क्या, उनके दुख को, विद इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म, दुख किसको लेकर है कि अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाएं झेलनी पड़ रही है भारत को, डायरेक्टेड एट हिज गवर्नमेंट, उनकी सरकार, मतलब डायरेक्ट मतलब ये जो आलोचनाएं हैं वो किसको लेकर की गई है, उनकी सरकार की आलोचना हुई है। ऑन गवर्नेंस, किस चीज़ को लेकर, गवर्नेंस को लेकर, मतलब आप सत्ता कैसे चला रहे हो, इस चीज़ को लेकर। एंड ह्यूमन राइट्स इश्यूज, और मानव अधिकार के मुद्दे हैं, इनको लेकर। क्या समझ में आया? समझना कुछ नहीं, इतनी सी बात कि प्रोवाइडेड इसकी वर्ब है, ये इसकी वर्ब है, कुड इंडिकेट में कुड हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एक ही बात है, सहायक क्रिया। इसके बाद आपको फॉर्म लगानी है, मतलब कोई वर्ब लगानी है, और कुड चूंकि मॉडल ऑक्सिलरी है इसलिए बेस फॉर्म आ रही है, तो इंडिकेट बेस फॉर्म है यहाँ पे। एक बात ध्यान रखना कि जब प्लूरल बनाते हो आप किसी नाउन को एस और ईएस जोड़कर, और उसके बाद आपको अपोस्ट्रोफे लगाना पड़ जाए, तो उस एस के बाद में लगाना है, एस के पहले नहीं लगाना है। तो राइट्स के बाद अपोस्ट्रोफे है। तो यद्यपि मिस्टर मोदी ने कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया इन टिप्पणियों का, फिर भी उनके जो कमेंट्स थे वो यहाँ इंडिकेट कर सकते हैं, या इंडिकेट कर पाए उनके दुख को, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय जो आलोचना है उनकी सरकार को लेकर, आलोचना उनके गवर्नेंस और ह्यूमन राइट्स के मुद्दों को लेकर, उस पर दिख रहा था कि साफ साफ जो आलोचना करता रहा है, अमेरिका कह रहा है मानवाधिकार का एक इश्यू है भारत के अंदर, तो इन्होंने ऐसे उदाहरण दे दिए। सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर्स, सक्सेसिव एडजेक्टिव है, बहुत आसान होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना। आप बहुत बार क्वेश्चन पूछते रहते हो ना कि कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पता लगाया जाए, कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए। इट इज़ वेरी सिंपल टू डू, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रयास तो करना पड़ेगा, रेगुलर आपको सेशंस देखने पड़ेंगे, जो मैं बताता हूँ उसी तरीके से एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा, मतलब वैसे ही आपको अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो नाउन है, नाउन के पहले जो शब्द आता है वो जनरली एडजेक्टिव ही होगा, तो ये प्राइम मिनिस्टर से पहले सक्सेसिव एडजेक्टिव है। सक्सेसिव होता क्या है, एक के बाद दूसरा, ठीक है, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, ऐसे लगातार एक के बाद एक, वो सक्सेसिव हैं। तो सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं हैव यूज्ड देयर इंडिपेंडेंस डे स्पीचेस, उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस डे के जो स्पीचेस रहे, आज़ादी दिवस के जो भाषण रहे, उनको इन्होंने यूज़ किया। किस रूप में यूज़ किया? एज स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग क्या होता है? स्टॉक टेकिंग का मतलब होता है एक्ट ऑफ असेसमेंट, मूल्यांकन करना, एक्ट ऑफ असेसमेंट। तो जो क्रमबद्ध प्रधानमंत्री रहे हैं, एक के बाद एक जो प्रधानमंत्री आए हैं देश में, उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीचेस का प्रयोग किया है असेसमेंट के रूप में, मतलब भाषण में वो चीज़ें शामिल की हैं जिससे लग रहा है कि आप अपने सत्ता, अपने जो सरकार आपने चलाई है, गवर्नेंस चलाया है, उसका आप मूल्यांकन सामने रखना चाहते हो। ऑफ देयर गवर्नमेंट्स रिकॉर्ड, असेसमेंट किसका? उनके गवर्नमेंट के रिकॉर्ड का, कि उनकी सरकार का रिकॉर्ड कैसा रहा है। एंड एज एन इंसाइट, और किस रूप में प्रयोग किया? इंसाइट के रूप में। इंसाइट क्या होता है? डीप अंडरस्टैंडिंग। इंसाइट क्या होता है? डीप अंडरस्टैंडिंग, और बहुत ही गहरी समझ के रूप में यूज किया। व्हाट द नेशन माइट फेस, किस चीज को? व्हाट द नेशन माइट फेस, कि क्या देश फेस कर सकता है, क्या देश यहाँ पे सामना किस चीज का कर सकता है। माइट जो शब्द है ना, माइट जो मॉडल ऑक्सिलरी है, ये रिमोट पॉसिबिलिटी बताता है। रिमोट का मतलब दूर होता है। याद करने का बहुत आसान तरीका, रिमोट आप टीवी ऑपरेट करते हैं, है ना, कोई एसी चलाते हैं तो रिमोट दूर से, जैसे ये मेरे पास एसी का रिमोट है ना, एसी लगा हुआ है, आपको दिखेगा नहीं पीछे, तो
अब मैं इसको ऑपरेट करूंगा तो यहाँ से ऑपरेट करूंगा, तो ये दूर से ऑपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो रिमोट का मतलब दूर होता है, पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना है, ठीक है। तो दूर की संभावना बताने के लिए माइट लगता है, या यूँ कह दो कमज़ोर संभावना है, ज़्यादा प्रबल संभावना नहीं है, तो उसके लिए माइट लगाते हैं, ठीक है। विद 2 years लेफ्ट फॉर द जनरल इलेक्शन, अब कह रहा है कि साहब आम चुनाव को 2 ही साल बचे हैं। जनरल इलेक्शन का मतलब आम चुनाव, 2 years लेफ्ट, 2 ही साल बचे हैं आम चुनाव के लिए। द प्राइम मिनिस्टर वॉज इन एन एक्सपेंसिव मूड, एक्सपेंसिव का मतलब क्या है? देखो 2 एक्सपेंसिव होते हैं, गलती मत कर बैठना, एक्सपेंसिव और एक ये वाला एक्सपेंसिव। जहां ये ई आता है इसका मतलब महंगे की बात कर रहा हूं मैं, महंगा, ठीक है, कॉस्टली। जहां ए आता है इसका मतलब विस्तृत की बात है, विस्तृत, पूरा फैलाव, ठीक है। तो कह रहा है 2 ही साल बचे आम चुनाव के, तो प्राइम मिनिस्टर जो है एक्सपेंसिव मूड में थे। एक्सपेंसिव का मतलब हर चीज़ का विस्तार करना चाह रहे थे, संक्षेप में नहीं समझाना चाह रहे थे, हर चीज़ खोलकर बता रहे थे कि हमने ऐसा ऐसा कर दिया है क्योंकि अब दोबारा से सीट चाहिए, दोबारा सत्ता चाहिए। टेकिंग अप इश्यूज़, टेकअप, जैसे मैं कोई भाषण दूं और उसके लिए मैंने कौन सा मुद्दा टेकअप किया, कौन सा मुद्दा लिया, उसको टेकअप बोलते हैं। टेकिंग अप प्रेजेंट पार्टिसिपल है। विमेन्स सेफ्टी, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा इन्होंने अपने भाषण में लिया, मतलब विस्तार से भाषण दिया, किन किन बिंदुओं पर दिया। नाउ वी आर डिस्कसिंग दोज पॉइंट्स, है ना, ऑन विच ही डिलीवर्ड हिज स्पीच। तो विमेन्स सेफ्टी पर भाषण दिया। एनर्जी सेल्फ रिलायंस, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, उस पर भाषण दिया। सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेट का मतलब होता है प्रेजिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका मतलब है प्रेजिंग। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? प्रेज। प्रेज करते हुए, प्रशंसा करते हुए, द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत की विविधता की प्रशंसा करते हुए। द नीड टू रेस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेस, कहा कि आवश्यकता है सभी भाषाओं के सम्मान करने की। एंड प्रॉमिसिंग एन ऑल आउट वॉर, और इन्होंने कहा कि ऑल आउट वॉर के प्रॉमिस की जरूरत है। ऑल आउट का मतलब पूरी इंटेंसिटी, पूरा फोर्स, सब कुछ लगा दिया, पूरे, उसको बोलते हैं ऑल आउट, विद फुल फोर्स। इन्होंने कहा कि पूरा जोर लगाने की ज़रूरत है, लड़ने की ज़रूरत है। किसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है? करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। एंड परिवारवाद, परिवारवाद पे बात की, या फिर कहें कि बात करी परनीशियस इन्फ्लुएंस। परनीशियस शब्द जो है इसका मतलब होता है हार्मफुल। परनीशियस का मतलब क्या होता है? हार्मफुल। परनीशियस है क्या चीज़? अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो जिन शब्दों के एंड में OUS दिखे उसको आप एक बार के लिए ज्यूम कर लें कि वो एडजेक्टिव है, तो परनीशियस क्या है? एडजेक्टिव है। तो हानिकारक प्रभाव की बात करिए, डायनेस्टी, वंशवाद, ठीक है। कांग्रेस की तरफ इशारा, सीधी सी बात है कि परिवारवाद की राजनीति हमें दूर करनी है, बीजेपी वाले कहते ही रहते हैं इस चीज़ को। तो इन सब पे चर्चा इन्होंने की भाषण में, ठीक। द प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड द पीपल, प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा। आस्क का मतलब केवल पूछना नहीं होता है। इंग्लिश सीखना अगर आप चाहते हो तो मैंने एक प्रयोग किया अभी 2 दिन 3 दिन पहले, जब ये थोड़ा सा क्या चल रहा था, वेकेशन चल रही थी ना, रक्षाबंधन वाली वेकेशन, इंडिपेंडेंस डे की वेकेशन, हमारी ऑफलाइन क्लासेस का भी ऑफ था कुछ दिनों। तो हमने एक प्रयोग किया कि हमारा गुरुकुल चलता है, वहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स, मतलब बहुत सारे, सभी स्टूडेंट लगभग ऐसे ही होते हैं। हमारा राजस्थान में भी प्रॉब्लम है इंग्लिश को लेकर, बिहार के बहुत सारे ऐसे बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे पास, ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम है इंग्लिश को लेकर। यूपी के बच्चों को समस्या है। साउथ को छोड़ दें, एक बार आप साउथ इंडिया को छोड़ दें, तो प्रॉब्लम है इंग्लिश को लेकर, क्योंकि ये हमारे रूटीन का हिस्सा नहीं है, ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। तो अभी अग्निवीर का रिजल्ट आया था, और अग्निवीर के रिजल्ट में हमारे, आपने देखा ही होगा रिजल्ट, मैंने बताया भी है, हमारी टीम ने पोस्ट डाली हुई थी टेलीग्राम चैनल पर, कम्युनिटी में। एक तो ये जुड़ा करो, आप टेलीग्राम और कम्युनिटी में जुड़ जाओ, क्योंकि आप लोग पूछते रहते हैं सर कब एडिटोरियल आएगा, कब आएगा, कितने दिन हो गए हैं। मैंने वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, है ना, कि अब एडिटोरियल अभी नहीं आ रहा है। मैंने फिर कहा था कल से आएगा, फिर आप क्वेश्चन पूछे जाते हो, वहाँ पे देख लिया करो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अग्निवीर रिजल्ट आया था, तो उसमें बच्चों का, अब 10 स्टूडेंट्स थे हमारे, तो उन्होंने एग्ज़ाम पास किया। अब उन्होंने कहा कि सर GD करवाइए, ग्रुप डिस्कशन होगा उनका 28 को ग्रुप डिस्कशन है। अब उनको इंग्लिश बोलनी है, 1 मिनट के लिए ही बोलनी हो, लेकिन अंग्रेजी तो बोलनी है उनको। अब चूंकि वो हिंदी माध्यम से हैं, प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने एक प्रयोग किया, पूरे रात गुरुकुल में हमने
जैसे 8 बजे हम लोग बैठे थे डिनर करके रात को, और सुबह 4 बजे तक, 4:30 बजे तक हमने केवल इतना सा काम किया कि भाई बैठिए, हमें इंग्लिश बोलना है ना, कुछ नहीं बोलेंगे आप, हिंदी नहीं बोलना, मारवाड़ी नहीं बोलनी, हमारे मारवाड़ी चलती है, राजस्थानी भाषा चलती है, तो ये सब नहीं बोलना है, आपको इंग्लिश बोलनी है। वेदर यू कैन स्पीक और नॉट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट कीप ऑन स्पीकिंग इन इंग्लिश ओनली। आप केवल इंग्लिश बोलते रहें, देखते हैं क्या रहता है। वो बोलते गए, कुछ ने नहीं बोला शुरुआत में, कुछ ने 2 घंटे तक चुप्पी साधे रखी, फिर बोलना शुरू किया, लेकिन इसका रिजल्ट ये रहा कि सुबह तक बहुत कॉन्फिडेंट थे सारे के सारे कि हाँ अब बोल लेंगे। तो ये माहौल की ज़रूरत है। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि रटने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग रटते रहते हैं। आस्क, पूछना, आस्क कहना भी होता है। ये कब आएगा? जब प्रैक्टिस में होगा। प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको बार बार में बोलना पड़ेगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि वेरेवर यू आर, और कैसी भी सराउंडिंग में आप रह रहे हो, कीप ऑन स्पीकिंग इन इंग्लिश। अंग्रेजी बोलें विथ समवन हु कैन अंडरस्टैंड, और नो प्रॉब्लम वेदर ही अंडरस्टैंड्स और नॉट। यू डू योर ड्यूटी, जस्ट स्पीक इन इंग्लिश। अंग्रेजी बोलिए, अंग्रेजी बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, खुद ब खुद आ जाएगा। क्योंकि इंग्लिश के लिए किसी प्रकार के अलग से एक्सक्लूसिव सेशंस की आवश्यकता नहीं है। इट इज़ एन लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में कहीं प्रॉब्लम नहीं आती। लैंग्वेज ऐसे ही सीखी जाती है। हम लोग, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, क्या मैं सोच रहा हूँ? क्या आप सोचते हैं हिंदी बोलते समय आपके बड़े बड़े सेंटेंसेस बन जाते हैं, धारा प्रवाह तरीके से बन जाते हैं, फ्लुएंट बोलते हैं आप? कैसे? क्योंकि आपने वो चीज़ें सुनी हैं, आप उस माहौल में हैं, आप लगातार उसको यूज़ करते हैं। सेम चीज़ आप इंग्लिश के साथ करिए, इंग्लिश बोलने लग जाएंगे आप, है ना। तो यास का मतलब बता रहा था मैं कि पूछना नहीं है, यहाँ पे कहना है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने लोगों से कहा टू गिव हिम देयर ब्लेसिंग्स, कि भी आशीर्वाद दो मुझे। प्रधानमंत्री जी ने कहा लोगों से कि सर मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि एज का मतलब क्योंकि है। मुझे कैसे पता लग जाता है कि इसका मतलब क्योंकि है और ये सब है? एक छोटा सा हिंट बताता हूँ। एज यहाँ पे कंजंक्शन है, क्योंकि एक नया उपवाक्य इसके आगे है, एक उपवाक्य इससे पीछे छूट गया, 2 उपवाक्यों को जोड़ रहा है। दूसरा उपवाक्य क्यों है? क्योंकि ये सब्जेक्ट है ना। तो ये सब्जेक्ट अगर दे रखा है, ये वर्ब दे रखी है, इसका मतलब नया क्लोज है। और जब उपवाक्य इसके आगे जोड़ रखा हो, एज कंजंक्शन हो, तो इसका मतलब क्योंकि होता है, बिकॉज होता है। क्योंकि द बैटल अगेंस्ट करप्शन, क्योंकि अब जो लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। एंटर का प्रवेश करना, डिसाइसिव का निर्णायक, फेज का मतलब दौर। वेयर इवन द बिग फिश, जहां अब ये दौर है, उस दौर में जहां पर इवन द बिग फिश का मतलब बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज कह दो, VVIPs कह दो, विल नॉट बी स्पेयर्ड। स्पेयर का मतलब बचना, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इन्होंने कहा मुझे आशीर्वाद दो, लड़ाई लड़नी है, बड़े बड़े लोग यहाँ पे लिप्त हैं करप्शन में, अब ये लड़ाई निर्णायक दौर में है ना, उनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कितनी बड़ी तोप क्यों ना हो, लेकिन हम उनको भी छोड़ेंगे नहीं। अब ये पैसिव वॉइस हो गया, विल नॉट बी स्पेयर्ड। विल मॉडल ऑक्सिलरी है, नॉट एडवर्ब होता है, और ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है, सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए आता है। बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव का स्ट्रक्चर है। इवन एज इट ड्वेल्ट ऑन, ड्वेल ऑन का मतलब क्या होता है? ड्वेल ऑन का मतलब होता है टू थिंक और टॉक अबाउट समथिंग फॉर अ लॉट ऑफ टाइम। क्या कह रहा है कि बहुत लंबे समय तक अगर आप एक ही एक बात करोगे ना, मतलब एक विषय पर सोचते रहोगे, बोलोगे, तो उसको बोलते हैं ड्वेल ऑन। तो इवन एज का मतलब क्या बताया था? आपको याद आ रहा हो तो एक स्लाइड में आया था। इवन एज का मतलब क्या बताया था? वाइल, 2 काम सिमल्टेनियस एक्शन कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो जब वो बात कर रहे थे गवर्नेंस इश्यूज के बारे में, शासन के मुद्दों के बारे में, मिस्टर मोदी लेस डिज स्पीच विद। लेस विद का मतलब होता है एमलगेमेट करना, मिक्स करना, मिलाना। उन्होंने अपने स्पीच में बात करी पॉलिटिकल अपील की, राजनीतिक जो अपील है उसकी इन्होंने बात करी, ठीक है ना। ये सब चीजें इन्होंने स्पीच के ना जोड़ी, मिक्स करी। मिस्टर मोदी वो साइलेंट अबाउट हिज प्रोमिसेस। अब लेखक कह रहा है कि साहब आपने कुछ चीजें जोड़ी नहीं। कौन सी चीज नहीं जोड़ी वो देखो। मिस्टर मोदी जो हैं वो साइलेंट थे, ये इसकी वर्ब हो गई। किस बारे में? अपने प्रोमिसेस के बारे में। प्रोमिसेस कौन से? जब उन्होंने किए थे 2016 में। क्या प्रॉमिस किया था? इन्होंने कहा था कि मैं इनकम डबल कर दूंगा फार्मर्स की, किसानों की आय को दुगना कर दिया जाएगा। कब तक? जब देश
सेलिब्रेट करेगा अपना 75वां इंडिपेंडेंस डे। 75 साल पूरे हो गए। कहा था इन्होंने कि एक बार 75 साल जब पूरे हो जाएंगे ना, उस समय आप देखोगे कि फार्मर्स की इनकम डबल हो चुकी होगी। हुआ नहीं ऐसा, इन्होंने बात भी नहीं करी उन वादों के बारे में। मिस्टर मोदी की वह वॉज है, बाकी कुछ खास इसमें है नहीं। बाई का मतलब तक होता है, तो ये टिल के अर्थ में आ रहा है, ठीक है। हाउएवर ही डिड ले आउट हिज विजन। ले आउट का मतलब शो करना, पुट फॉरवर्ड करना, प्रस्तुत करना। तो हालांकि उन्होंने अपना विजन बताया, अब इन्होंने एक्सटेंड कर दिया अपना प्रॉमिस। 16 में कहा, वो आज पूरा नहीं हुआ, अब ये अगले 25 साल बाद की बात इन्होंने कर दी। क्या कहा इन्होंने? अपना विजन रखा अमृत काल और डेवलप्ड एज के लिए। इन्होंने कहा कि अमृत काल या विकसित, एक हमारा देश विकसित हो जाएगा, डेवलप्ड एज आएगी अगले 25 सालों में। 100th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 2047, जब 2047 में हम मनाएंगे हमारा 100वां स्वतंत्रता दिवस, तब तक ऐसा हो जाएगा। अगला वादा कर दिया। डिटेल्स ऑफ हाउ द कंट्री वुड रीच द ऑब्जेक्टिव वर स्कैंटी। अब लेखक फिर से विरोधाभास में है, लेखक को जम नहीं रही ये बातें। ये कह रहा है कि सब डिटेल्स जो है ना, कि आपने कह तो दिया, आप कहो कि सर हम पूरी डिक्शनरी याद कर लेंगे 10 दिन में, अब कैसे करोगे वो तो बताओ। डिक्शनरी को कितने भागों में आप बांटोगे, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, कितने घंटे आप पढ़ोगे, कैसे आप उसके नोट्स प्रिपेयर करोगे, ये आप बताइए। आपने बताया नहीं, बस आपने कहा कर देंगे, तो ये फिर एक लॉजिकल बात नहीं है, इसका आधार नहीं है। तो कह रहा डिटेल्स जो हैं कि कंट्री कैसे पहुंचेगी ऑब्जेक्टिव तक, वो जो डिटेल्स हैं वो स्कैंटी थी। ये इसकी वर्ब है, कंट्री की वर्ब वुड रीच है। रीच ट्रांजिटिव वर्ब होती है, रीच के बाद प्रेपोजिशन नहीं लगता है, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब है। स्कैंटी का मतलब होता है स्कार्स, या फिर इसका मतलब होता है मीगर, मतलब कम, ठीक है, आवश्यकता से कम, पर्याप्त नहीं होना, अपर्याप्त होना। अपेरेंटली मतलब ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से। केप्ट फॉर अनदर डे, केप्ट फॉर अनदर मतलब आगे के लिए टाल दिया, आगे बताएंगे कभी क्या डिटेल्स हैं, कैसे हम पहुंचेंगे, बस प्रॉमिस कर दिया इन्होंने। इन कीपिंग विद द भारतीय जनता पार्टीज न्यू स्टेटस इज द नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस। कीप विद का मतलब सामंजस्य बना के रखना है ना, किस चीज़ को मेंटेन करना। तो इस चीज़ को मेंटेन करना कि भारतीय जनता पार्टी का जो नया स्टेटस है वो ये है कि हमारी पार्टी तो गवर्नेंस के लिए ही बनी है, नेचुरल पार्टी है। एक आपको नज़र आएगा हमारी पार्टी में कि हम ही सत्ता संभाल सकते हैं और कोई सत्ता संभाल ही नहीं सकता। द प्राइम मिनिस्टर अंडरलाइन, अंडरलाइन कैसे करते हो, ये कर दिया अंडरलाइन। क्यों किया? क्योंकि मैं इस पर जोर देना चाहता हूँ, मैं इस बात को हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो हाईलाइट करना या जोर देना इसका मतलब हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने अंडरलाइन किया कि दैट इंडिया हैड गॉट अ स्टेबल गवर्नमेंट आफ्टर मैनी डिकेड्स, कि भारत ने एक स्थायी सरकार प्राप्त की है बहुत दशकों के बाद में। डिकेड्स क्या होता है? दशक, 10 वर्षों का समूह। रिजल्टिंग इन, रिजल्ट के साथ इन लगता है। इसका परिणाम क्या निकला? स्पीडी डिसीजन मेकिंग। सरकार स्थिर है तो डिसीजन मेकिंग हम चुटकियों में कर देते हैं, हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता। वरना गठबंधन की सरकार होती है, स्थायी नहीं होती, डिसीजन लेने से हिचकिचाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, हम ले पाते हैं, हमारी स्थिर सरकार है। देयर वॉज लिटिल, लिटिल का मतलब होता है नो या नथिंग। जब लिटिल के साथ कुछ नहीं आए आगे, लिटिल के साथ कोई नाउन नहीं आए तो ये प्रनाउन है, याद रखिएगा। लिटिल के साथ अगर कोई आगे नाउन नहीं आए तो ये प्रनाउन है, और प्रनाउन अगर ये है तो इसका मतलब है नथिंग। और अगर ये डिटर्मिनर है, आगे नाउन है, तो इसका मतलब है नो। तो ऐसा कुछ नहीं था उनके 82 मिनट के स्पीच में अबाउट द स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस, रणनीतिक चुनौतियां जो हैं बिफोर द कंट्री, देश के समक्ष, इन द वेक ऑफ। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है फॉलोइंग, के कारण, के परिणाम स्वरूप। किसके कारण ये समस्याएं हैं? टेंशंस एट द बॉर्डर्स, सीमाओं पर टेंशंस हैं। टर्बुलेंस, उथल पुथल है, टर्बुलेंस मतलब उथल पुथल को बोलते हैं। इन द इंटरनेशनल ऑर्डर, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में। किसके बाद में? रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, रशिया ने जो हमला किया यूक्रेन पर, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था थोड़ी सी उथल पुथल भरी है, थोड़ा सा टर्बुलेंस है, टेंशन है बॉर्डर पर। तो इसके बाद में देश के समक्ष भी रणनीतिक कुछ चुनौतियां पैदा हो गई हैं। उन्होंने 82 मिनट में कुछ नहीं बोला इस मुद्दे पर। देयर से जब स्टार्ट करो तो इन्वर्जन लगाया करो, आंख बंद करके लगा दिया करो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। देयर से स्टार्ट करोगे इन्वर्जन आएगा। अब ये इन्वर्जन क्या बला होती है, तो नए हैं उनको बता देता हूँ। इन्वर्जन का मतलब है क्रिया का कर्ता से पहले आना। कोई भी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आए वो क्या है? इन्वर्जन है। टू अचीव इट्स फुल पोटेंशियल,
पोटेंशियल क्या होता है? संभावना। आप में पोटेंशियल है कि आप कोई काम है वो कर सकते हैं एफिशिएंटली। आप जैसे मैथमेटिक्स जो है, कोई चैप्टर है वो एक दिन में निकाल सकते हैं, आपका पोटेंशियल है। मैं पूरे दिन इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, ये मेरा पोटेंशियल है। ऐसे करके पोटेंशियल होता है आपका सामर्थ्य मान लीजिए। तो अपना पूर्ण पोटेंशियल प्राप्त करने के लिए इंडिया मस्ट नॉट ओनली बी एबल, भारत को केवल इतना ही सक्षम नहीं होना चाहिए टू ओवरकम मैनी ऑब्स्टेकल। ओवरकम का मतलब होता है काबू करना, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है रुकावट या बाधा, कि भारत बहुत सारी बाधाओं को पार कर लेगा, भारत बहुत सारी बाधाओं पर काबू पा लेगा। केवल इतना ही सक्षम होना जरूरी नहीं है। दैट होल्ड इट बैक। कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं? ये वो बाधाएं हैं, वो रुकावटें हैं जो भारत को रिस्ट्रेन करती हैं। होल्ड बैक का मतलब चेक करना, रिस्ट्रेन करना, रोक कर रखना। होल्ड बैक का मतलब लिख लो, रिस्ट्रेन करना होता है या फिर चेक करना होता है या रोक कर रखना होता है। तो वो बाधाएं जो रोक कर रखती है इसको, है ना, बल्कि यहां पे सेल विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेल का मतलब तैरना होता है, नाव चलाना होता है, बल्कि जरूरत है पूरे दुनिया के साथ आगे बढ़ने की। इन मीटिंग द बेंचमार्क्स ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उसके कुछ बेंचमार्क्स हैं। बेंचमार्क्स जो आप कहते हो तो एक पैमाना सेट किया हुआ है, एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, उसको पूरा करने के लिए पूरे जो बाकी की दुनिया है ना उसके साथ भी आपको चलना है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विटेबल का मतलब है इगैलिटेरियन, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। थोड़ा और बता देता हूं इसके बारे में। जस्ट कह सकते हो, फेयर कह सकते हो, इम्पार्शियल कह सकते हो, निष्पक्ष। निष्पक्ष को क्या बोलते हैं? इक्विटेबल, ठीक है। और जिन वर्ड्स के एंड में एबल लगता है वो क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जरूरत पड़ेगी कि समान रूप से धन का वितरण हो, एक्सेस टू हेल्थ एंड एजुकेशन, और समान रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति लोगों की पहुंच हो, एक्सेस हो, असमान वितरण ना हो इन चीजों का। वेल्थ का एक्सेस, जो एक्सेस टू हेल्थ है और एजुकेशन है, एक्सेस के साथ में टू लगता है। इंडिया माइट नॉट नीड अप्रूवल फ्रॉम अदर कंट्रीज, हो सकता है कि भारत को जरूरत ना पड़े। मोदी जी ने कहा कि हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तो लेखक उसी की बात कर रहा है कि हो सकता है कि सब आपको अप्रूवल नहीं चाहिए बाकी के देशों से। अदर के साथ नाउन बहुवचन आता है, याद रखिएगा। द अदर होता तो कहानी कुछ और हो सकती थी, सिंगुलर भी हो सकता था, प्लूरल भी, वो डिपेंड करता कॉन्टेक्स्ट पे। लेकिन अदर के साथ तो 100% सही बात है कि प्लूरल नाउन ही आएगी, डिटरमिनर है ये। तो भारत को हो सकता अप्रूवल नहीं चाहिए बाकी देशों से, बट इट नीड्स टू डू बेटर। लेकिन भारत को जरूरत है कुछ अच्छा करने की। किस बात को लेकर? राइट्स और एंड फ्रीडम्स, अधिकारों को लेकर, आजादी को लेकर। वेलफेयर एंड जस्टिस, वेलफेयर किसी के लिए कल्याणकारी जो योजनाएं चलाते हैं वेलफेयर है, किसी का परोपकार है। जस्टिस न्याय, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास, एंड इन बिल्डिंग अ मोर इगैलिटरियन सोसाइटी, और क्या करने के लिए? समाज बनाने के लिए। समाज कैसा समाज? जस्ट, फेयर, इम्पार्शियल, निष्पक्ष समाज बनाने के लिए ये जरूरत पड़ेगी। इंडिया की वर्ब माइट नीड है, इट की वर्ब नीड्स है। तो ये था सब आज का एडिटोरियल, है ना। और कल मुलाकात होगी शाम को 5 बजे। इसी सेशन को आप एक बार पहले देख लिया करो PDF के जरिए, ताकि आपको पता लग जाए कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द इवनिंग, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स वुड बी देयर, है ना। और क्या आप अपने जो फीलिंग्स हैं, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको मैच कर पा रहे हैं मेरे से या नहीं। वॉट एवर यू हैव थॉट ऑफ, क्या वो मैच होता है वॉट एवर आई एम टीचिंग, ठीक है। अगर दोनों चीज़ें मैच होती हैं देन इट इज़ गुड, अगर दोनों चीज़ें मैच नहीं होते देन यू नीड इम्प्रूवमेंट। तो वो इम्प्रूवमेंट आपको लाने के लिए बढ़ना है, उसी तरीके से पढ़ना है, ऐसे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। चलिए मिलते हैं कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।